बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ उफैरा फैज और मैं हूँ वकार अहमद। सुबह बखैर। उफैरा, आपको एक बात बताऊँ, ये जो सुबह बखैर मैंने कहा है तो मैं पहले एक्चुअली सुबह को सुबह ही कहता था। अच्छा। अमूमन हमारे यहाँ जनरली आपको पता है कि सुबह ही कहा जाता है। हाँ, नॉर्मली सुबह का वर्ड यूज किया सुबह जाता का किया जाता है ना। तो हमारे एक अहले ज़ुबान दोस्त थे, उन्होंने पहली दफ़ा मेरी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि ये सुबह नहीं होता, यानी हे जो है उसको आपने नहीं बोलना बल्कि आपने बोलना है सुबह। तो उसके बाद से मैं सुबह बोलता हूँ, सुबह बखैर। और एक और बल्कि मैं आपको बताते जाऊँ कि एक लफ्ज़ होता है वक्त, ठीक है, और जनरली हम उसको वक़्त कह देते हैं। वक़्त। और मेरे एक बैक एंड पे एक प्रोसेसर लगा होता है। जब भी मैं कहीं लाइव होता हूँ या कोई रिकॉर्डेड भी इवन होता है तो मुझे होता है कि कहीं पे भी लफ्ज़ जब वक्त आएगा तो मैंने किसी सूरत में वक़्त नहीं पढ़ना, लेकिन बाद में जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फिर भी वक़्त ही पड़ा हुआ है। तो ये तलफ़्फ़ुज़ के बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं और तलफ़्फ़ुज़ के अक्सर बड़ी मेजर किस्म की जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन वकार साहब, कल रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में, जहां पर एक निजी टीवी की खातून रिपोर्टर जो है सदफ नईम, वो कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हो चुकी हैं और उनका नमाज जनाजा वैसे अदा कर दिया गया है कल रात ही इचरा में। और इमरान खान ने इमरान खान ने बल्कि वो कंटेनर से नीचे उतरे, उन्होंने ज़रा अफसोस किया। बहुत ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा दुख वाला एक लम्हा था, बहुत शॉकिंग था। और एक सहाफ़त जो है ये बहुत ही मुश्किल, बड़ा ही एक पेचीदा। आप इमेजिन कीजिए कि वो दो बच्चों की माँ थी, उनके जो शोहर थे वो कैमरामैन थे, और उनके बारे में एक रिपोर्ट में मैंने देखा है कि सदफ जो थी वो इतनी मतलब इस तरह की काम करने वाली थी कि सुबह अगर कोई इवेंट हो रहा है किसी भी जगह पे, चाहे रात को हो रहा है चाहे रात 12 बजे हो रहा है, सदफ नईम हमेशा अपने वक्त पे होती थी। और ये कोई वाहिद रिपोर्टर थी जो 16 घंटे या 18 घंटे भी इनको देखा गया है, इतना काम करती थी। और नोबडी नोज़ की जो सहाफ़त होती है ये बहुत आसान होता है, बहुत सारी तनकीद और वो सारा करना, लेकिन एक रोज़ाना जब आप बाहर निकलते हैं, स्पेशली जब फील्ड में आप निकलते हैं, जब आप रिपोर्टिंग करने निकलते हैं, तो यकीन कीजिए कि रोज़ाना एक नया चैलेंज होता है। बिल्कुल जी, एक नए चैलेंज का हमें डेली बेसिस पे सामना करना पड़ता है। और जैसे कि वकार साहब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ये सदफ नईम की वो वीडियो है हादसे से कुछ देर पहले की, जिसमें वो कंटेनर के साथ भाग रही हैं और भागने की वजह उनकी सिर्फ एक थी कि वो इमरान खान का इंटरव्यू कर सकें और आगे का जो लाहे अमल है उसके बारे में जान सकें। और इसके ऊपर पार्टी की क़यादत ने इजहार अफसोस भी किया, जिनमें फवाद चौधरी, मियां असलम इकबाल, उमर सरफराज चीमा समेत मुख्तलिफ जो है सियासी शख्सियात शामिल थी। उन्होंने किया है। इसके अलावा 50 लाख जो है वो शहबाज शरीफ, इवन पंजाब गवर्नमेंट ने 35 लाख ये इमदाद जो है इसका ऐलान किया गया है। लेकिन बात ये है कि जितने भी सहाफ़त, ये पूरा महीना जो है ना ये सहाफ़त के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक, अरशद शरीफ का वाक़या होता है, फिर ये सदफ नईम का होता है। और ये जो मैंने कहा है नाजरीन कि ये जो पेशा है सहाफ़त का पूरी दुनिया में, ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये बड़ा चैलेंजिंग किस्म का, और स्पेशली जब आप फील्ड में होते हैं और इस तरह की जो मौत होती है, इस पे जब भी कल मैंने जब सदफ नईम का सुना है तो मुझे फौरी तौर पर फैज़ साहब की एक बड़ी मशहूर नज़्म है, वो इसी तरह के हवाले से इसी पस मंज़र में लिखी गई है, और वो है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, तेरे होंठों की फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हरफे गजल दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम, जबरदस्त, हम जो तारीक राहों में मारे गए। बहुत ही अफसोसनाक। और इसके अलावा बहुत सारी हैपनिंग्स हैं। मैं एक चीज़ बताते जाऊँ नाजरीन के, एक्सप्रेसो में आज के दिन एक तो तार साहब का चित्रास्थान है, वो चित्राल की आखिरी एपिसोड है, वो आपने किसी सूरत में मिस नहीं करनी। एक बहुत ही अहम टिप है बच्चों की हवाले से, अगर आपने वो टिप को सुन लिया और उस पर अमल किया तो आपके बच्चों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और अगर अमल ना किया तो वो एक स्ट्रगलिंग उस फेज़ में रहेंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसो में ख्वाजा खुर्शीद अनवर के हवाले से हमने कुछ ऐसी बातें आपको ऐसी बतानी है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी तरह मतलब बहुत सारी हैपनिंग्स, पॉलिटिकल बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल वकार साहब, जहां पर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं वहीं पर मेरा ख्याल है कि मैच को डिस्कस करना इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
कल जब इंडिया हारा है तो हमारे आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेट्स सी। लेकिन मेरा ख्याल है कि T20 वर्ल्ड कप पे इस टाइम बात कर लेनी चाहिए हमें। और प्रोग्राम में इस वक्त हम बात करते हैं जी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पर सनसनीखेज मुकाबले इस वक्त जारी हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है और नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर कौमी कप्तान बाबर आजम को फील्डिंग की दावत दी। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 विकेटों में 20 ओवर्स में उन्होंने 9 विकेटों के नुकसान पर 91 रन बनाए थे। और मैं आपको कहूं कि कल जो बॉलिंग थी वो बहुत कमाल थी। हाँ। मेरा ख्याल है कि कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो कि कल उसने 10, 12 या 15 रन तमाम बॉलर्स ने दिए और विकेटें भी ली। बहुत कमाल बॉलिंग थी और कल लग रहा था कि ये डू एंड डाई है। बाकी पाकिस्तानी टीम जो है वो वापस लौटी और कमाल किया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो स्कोर किए और कल के मैन ऑफ द मैच जो हैं वो मोहम्मद शादाब ठहरे थे। और इसी के पैरेलल एक और भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ जो था इंडिया और साउथ अफ्रीका का। और वकार साहब इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है उसमें तो खैर उससे पहले मैं तो ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान का जो मैच था उसमें जो हदफ था, मुझे लग रहा था शायद ये 10 ओवर्स में पाकिस्तान हासिल कर लेगा और शुरू में जो हमारा मोमेंटम था वो वाकई 10 ओवर्स में करने वाला था, क्योंकि हमारे लिए आगे जाने के लिए ऑफ कोर्स रेटिंग और स्कोरिंग जो है वो बहुत ही, यानी शुरू में अगर हम कर लेते तो बहुत अच्छा होता। बट 4 ओवर हम लेट हो गए और 2-3 विकेटें जो है पैर दर पैर गिर गई थी। अब मसला यह है कि उधर भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो खेलने वाला मैच है, भारत ने मुकर्ररा ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए थे। 133 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान के लिए बाहर एक मुश्किल सूरत हाल है, मगर अभी तक नामुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं वो इत्तफाक कुछ ना कुछ हो सकता है। अब्दुल माजिद साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अवान अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। माई साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। भाई साहब ये जो वर्ल्ड कप होता है, ये जो चाहे T20 हो चाहे कोई भी वर्ल्ड कप हो, उसकी शुरू में 2-3 मैचेस के बाद हम एक ऐसे फेज़ में अमूमन चले जाते हैं जहां पे हमें इस तरह की बहस करनी पड़ती है कि अब पाकिस्तान क्या करे या क्या ना करे और दूसरी टीमें क्या करें और क्या ना करें कि पाकिस्तान की रास्ता जो है वो सेमीफाइनल की तरफ हमवार हो। बताइए कोई सेमीफाइनल की तरफ क्या चांसेस है हमारे? जी वक्त जो है वो वापस दुआओं का शुरू हो गया। दवा से जो है अब काम नहीं हो सकता। दवा यही है कि हम दोनों मैच जीते, हम बांग्लादेश को भी हरा दें और साउथ अफ्रीका को भी हरा दें। और दुआ ये है कि या तो नीदरलैंड्स एक बहुत बड़ा अपसेट कर दे और साउथ अफ्रीका को हरा दे, या फिर एडिलेड में बारिश हो जाए जिस दिन साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच है, क्योंकि यही 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पे बेसिकली हमारा मुकाबला इस वक्त साउथ अफ्रीका से ज्यादा चल रहा है सेकंड पोजीशन के लिए। फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया अभी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि उन्होंने हमें हराया था, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को जिम्बाब्वे को, नीदरलैंड्स को हराया था। और जिम्बाब्वे से उनका मैच रहता है और बांग्लादेश से रहता है। तो इंडिया अभी जिस तरह की फॉर्म में चल रही है, कल भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर तक लेके चले गए थे बहुत छोटे स्कोर पे। तो जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है, हमें नहीं लगता कि वो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से हारेंगे। तो बस ये है कि अब दुआएं करें कि एडिलेड में बारिश हो जाए। लेकिन जो बारिश की सूरत हाल है वो बड़ी सिंपल है। जितनी भी बारिशें हुई हैं जिनकी वजह से मैच अबैंडन हुए हैं वो मेलबर्न में हुई हैं। सिर्फ एक बारिश थी जो होबार्ट के ग्राउंड में हुई थी और वो भी मैच थोड़ा बहुत पूरा हो गया था। लेकिन जितने भी मैच अबैंडन हुए हैं जिनमें 1-1 पॉइंट शेयर हुए हैं वो मेलबर्न में हुई हैं। तो अब दुआ करें कि वो मेलबर्न वाली बारिश थोड़ी एडिलेड चली जाए। अच्छा अब्दुल माजिद मुझे ये बताइएगा कि फख्र जमान को जो है वो खिलाया गया है इसमें, और आपको क्या लगता है कि किसी खिलाड़ी को खिलाना और किसी को ड्रॉप कर देना, क्या इससे खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है? ये देखिए, और एक और ये भी है कि जो शान मसूद है उसकी फिर जो प्लेसमेंट है वो चेंज की गई है। तो मतलब उससे पहले उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया था, तो इससे भी कॉन्फिडेंस जो है वो शटर होता है। देखिए मिडिल ऑर्डर में जो अच्छे बैट्समैन होते हैं उनको अपनी पोजीशन पता होती है कि हम ओपनर्स हैं या मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में हम फिनिशर्स हैं, हम आके मारते पीटते हैं और जिताने वाला मैच होता है या टारगेट अच्छा सेट करने वाला। शान मसूद को इन्होंने 1 डाउन पे बहुत कंसिस्टेंटली खिलाया तो अच्छा था। शान मसूद के लिए आप माने ना माने ये बहुत लकी साबित हो रहा है कि फखर जमान जो थे वो इंजर्ड थे और वो सही नहीं हो सके वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, वरना शान मसूद शायद 1 डाउन पे भी ना खेलते पहले 2 मैचेस में, फखर जमान को ही प्रेफर किया जाता। लेकिन जो हमारी हालत थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और फिर जो हम इंडिया से हारे,
तो फखर जमान मेरे ख्याल से 90-95% फिटनेस के साथ भी उन्हें हैदर अली को रिप्लेस करने बुलाया गया, क्योंकि हैदर अली बहुत बुरी फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने फखर जमान ने पिछले मैच में 20 रन बनाए, हैदर अली ने अपने पिछले 4 मैचेस में 20 रन बनाए टोटल। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान को इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास अच्छे हिटर्स जो हैं ना वो चल रहे हैं और ना ही वो स्कोर कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था। कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली शैटर होता है जब आप की पोजीशंस चेंज की जाए, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे किया जाए। ये तो हम पिछली एशिया कप जो हम हारे श्रीलंका से उसमें भी देख रहे हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज में भी हमने देखा कि कोई सिवाय ओपनर्स के, सिवाय आपके 2 ओपनर्स के किसी बंदे का नंबर पक्का नहीं है। कभी शादाब चौथे पे आ जाते हैं और कभी 7 आउट होने के बाद भी शादाब को नहीं भेजा जा रहा होता। अच्छा, आप यहाँ पर ओपनिंग की बात कर रहे हैं वकार साहब, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर बाबर आजम जो है उन्हें दूसरे नंबर पे ले जाएं तो आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या मजीद बेहतर हो सकती है? मतलब इसमें एक्चुअली हमारे साथ बहुत बड़ी डिबेट है सोशल मीडिया पे बाबर आजम के हवाले से और रिजवान के हवाले से, और वो डिबेट जो है आपको पता है कि उसको इस हवाले से भी कहा जाता है कि ये शायद बहुत रिकॉर्ड्स बन जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद वो इतना, और T20 का जो फॉर्मेट है, जो टिपिकल फॉर्मेट है, शायद उसको उस तरीके से ही हमारे ओपनर जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। अपना रिकॉर्ड तो वो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जीत की तरफ जो रास्ता है वो उनकी बैटिंग से रास्ता वो हमवार नहीं होता। और क्या तो बाबर आजम के हवाले से जिस तरह की फायर ने ये बात की है, आप बताइए कि क्या उनको अपनी पोजीशन करनी चाहिए? चेंज बहुत बड़ी बहस है ये। देखें, बहुत सिंपल सी बात है, किसी की भी पोजीशन, बैटिंग पोजीशन जो है ना वो कुरान का हर्फ नहीं है या पत्थर पर लकीर नहीं है जो चेंज ना हो सके। बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर बाबर रिजवान ऊपर खेल रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े मैचेस भी जिताए हैं। मेरा सिर्फ ये है कि अगर पूरे मिडिल ऑर्डर की पोजीशन चेंज हो सकती हैं, बाबर और रिजवान भी अपने आप को थोड़ा नीचे 1 डाउन तक ही लाएं। कोई भी नहीं कह रहा कि 6ठे नंबर पे बैटिंग करने चले जाएं रिजवान और बाबर, लेकिन अपने आप को 1 डाउन लाने की कोशिश करें, किसी और ओपनर को चांस दें। क्योंकि हमने देखा है बाबर रिजवान दोनों एक तरीके से खेलते हैं, दोनों का 120-25 का स्ट्राइक रेट होता है, वो भी अगर थोड़ा वो आगे चले जाएं। शुरू में तो दोनों बहुत स्लो खेलते हैं क्योंकि दोनों को टाइम चाहिए होता है मिडिल में, दोनों आराम से अपनी 3-4 गेंदें बॉल समझने के लिए लेते हैं, फिर छोटी मोटी बाउंड्री मारने जाते हैं। कल हमने फखर जमान को देखा जो एक नेचुरल ओपनर है, उन्होंने 1 डाउन पे आके ओपनर वाला काम किया कि आके पावर प्ले में चौके छक्के मारने की कोशिश की। उनसे लगे नहीं ज्यादा, लेकिन हमें नजर आया कि एक नियत थी। हमें ओपनर्स में वो नियत नहीं नजर आती है, हमें ओपनर्स में सिर्फ एक प्लान नजर आता है, जो उनका एक ही प्लान है, उसके बाद उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो कहते हैं कि हम 15वें ओवर तक खेलेंगे, 100-125 रन कर देंगे आपको, फिर मिडिल ऑर्डर आए और बस पहली गेंद से मारना शुरू कर दे। इस तरह से क्रिकेट नहीं होती। आप T20 क्रिकेट में तो आपको हर ओवर बाद प्लान चेंज करना पड़ता है, तो प्लानिंग का बहुत फुकदान है हमारे पास। और ओपनर्स, जहां तक बहस की बात है, जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाबर या रिजवान में से सिर्फ बाबर जो है वो 1 डाउन बहुत ज्यादा खेले हुए हैं। रिजवान तो बहुत लोअर मिडिल ऑर्डर में खेले हैं 5वें छठे पे, तो रिजवान को ओपनर रहने दें। बाबर की जो फॉर्म बुरी चल रही है उसको 1 डाउन भेजें और किसी को साथ रिजवान के ओपनर भेजें, ताकि रिजवान जो है उसको थोड़ा टाइम मिले और जो ओपनर है दूसरा वो मारे पीटे, छक्के वगैरह चौके वगैरह मारे। हमारे पावर प्ले के रन्स बहुत बुरे होते जा रहे हैं। अच्छा, पावर प्ले ही होता है जब आप रन्स बनाते हैं। कल जो बॉलर्स ने परफॉर्म किया है वो कमाल किया है, मतलब तमाम, मैं तो समझता हूं कि कल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। डू एंड डाई वाला वो पहले जो इनिंग्स का ऐसा था, पहली जो इनिंग्स थी जिसमें पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, लेकिन आप ये भी याद रखें नीदरलैंड्स के खिलाफ किया है, तो बहुत बड़ी टीम नहीं थी, मतलब कोई आपके सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए, अच्छा इस पे से एक और सवाल भी पैदा हो रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है हम ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक तो आखिरी ओवर पे जा रहा है, दूसरा ये है कि जब जनरली जो हमारे जहन में होता है ना, T20 के हमारे जहन में होता है कि 150 अगर किसी ने बना लिया है या 160 बना लिया तो वो सेफ हो गया है। अच्छा, वो भी नहीं हो रहा, आखिरी ओवर तक भी जा रहा है, कुछ ज्यादा स्कोर भी नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? वहां का कोई मतलब? अच्छा, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, बड़े अनप्रेडिक्टेबल से मैचेस हैं, क्योंकि एक मोमेंट पे लग रहा होता है कि ये टीम जीत जाएगी लेकिन हार जाती है, जैसे कल इंडिया के साथ हुआ। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मेट का मसला है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आपकी 2 विकेटें भी एक साथ गिर जाए ना तो मैच पलट जाता है। तो एक तो फॉर्मेट का इशू है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की जो अभी कंडीशंस है, नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में वहां पे इतनी बारिश नहीं होती, तो बड़ी अच्छी बैटिंग पिचेस होती हैं, बाउंस आपको अच्छा आ रहा होता है, बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही होती है, बैटिंग को भी हेल्प मिल रही होती है, तो आपका बड़ा इवन कॉन्टेस्ट होता है। इस दफा जो बारिशें हुई हैं, हवा में नमी आ गई है, तो बैट्समैन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पिच में भी फिर नमी रह जाती है, तो बॉल रुकती भी है, कभी उठ भी जाती है। तो इस वक्त आप अगर गौर करें तो बैट्समैन ज्यादा तंग हुए हैं। बहुत कम बैट्समैन है जो पिचेस पे बहुत अच्छी हिटिंग कर चुके हैं। एक तो ग्राउंड इतने बड़े कि मतलब छक्का मारने के लिए बड़े से बड़ा प्लेयर भी जाता है तो वो बाउंड्री से 2-3-4 मीटर अंदर कैच हो रहा है। ऐसा बाउंड्री पे हमें कोई बहुत स्पेशल कैचेस देखने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि बॉल
जी हाँ, हमारी सबकी आवाज़ भी नहीं आ रही। और ये परसों जो एक मैच है वो खैर वो बहुत अहम है, और वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है। अब देखते हैं कि वो मैच जो है वो तो कोई मतलब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक तो कोई चांस है ही नहीं कि मतलब पाकिस्तान इस कोई वक्त मैच हार सकता है, वो तो नहीं है। बिल्कुल। और जो बड़ा मैच है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। तो अच्छा साउथ वकार अफ्रीका साहब, की टीम इस को वक्त हराना ना हम उस सिचुएशन में हैं कि अगर फलानी टीम से हार जाएगी तो हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि इंडिया सेकंड नंबर पर है। और पाकिस्तान की बड़ी क्रिटिकल सी इस टाइम कंडीशन है, और देखते हैं जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बल्कि इसमें मैं आपको बताऊं, आज एक्सप्रेस ने बड़ा अच्छा वो स्पोर्ट्स के वाले से लगाया। माई साहब हैं, माई साहब अभी तक नहीं आए। अच्छा, वो बड़ा अच्छा था। वो बेसिकली जो एक्सप्रेस ने भी खबर दी है वो यही दी है कि चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। ये नहीं है कि बल्कि एक्सप्रेस ने लिखा है पाकिस्तान पर सेमीफाइनल का दरवाज़ा तकरीबन बंद। अगर मगर का खेल मजीद पेचीदा, यानी ये अगर मगर का जो खेल हम कह रहे हैं ये कोई इतना ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई लाइक 40% प्रोबेबिलिटी या 50% या मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी हो कि पाकिस्तान जो है उसके लिए इम्कानात जो हैं वो रोशन हो। ऐसा नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और बल्कि एक्सप्रेस ने लिखा है कि दूसरी टीमों की बदकिस्मती ही ग्रीन शर्ट्स के आगे बढ़ने का बायस बन सकती है, अगर दूसरी टीमें बदकिस्मत हुई। और बहुत सारी इसमें अगर मगर है। और बाबर आजम अलैमन ने नीदरलैंड पर 6 विकेट की सूरत में वर्ल्ड कप पर पहली फतह तो रिकॉर्ड करवाई है। 92 रन का मामूली हदफ हासिल करने में 4 विकेटें जो हैं वो गिरी हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। और ये बेसिकली माई साहब यही कह रहे थे कि हमारे जहन में होना चाहिए, हमारी बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, बैटर्स की भी अच्छी थी, लेकिन हमारे जहन में ये होना चाहिए कि नीदरलैंड की टीम थी। रन रेट जो है वो बेहतर बनाने का मौका था, वो भी गंवाया। जिस तरह मैंने कहा है कि हम शुरू में मुझे ऐसे लग रहा था शायद ये 10 ओवर्स में जो है हम कर लेंगे, लेकिन वो फिर 4 ओवर जो है वो एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा, कल नीदरलैंड की टीम के खिलाफ जब पाकिस्तानी टीम मैच जीती है तो वो बड़े पॉजिटिव थे, और वो ये कह रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले जो मैचेस हैं उनमें हम अच्छा परफॉर्म करें और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। तो वकार साहब, आपको क्या लगता है कितनी कोशिश की जाएगी आने वाले मैचेस में? आने वाले मैचेस में अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन अब मसला ये है कि अगर मगर वाला खेल जीता और बहुत कम चांसेस हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आज गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि ख्वाजा साहब बहुत बड़े आदमी थे। लाजवाल गीतों के खालिक मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी तख्लीक की गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं, कोई शक नहीं। और 21 मार्च 1912 में वो पैदा हुए। अच्छा, फैज़ साहब जो है वो भी 1912 में पैदा हुए। फैज़ साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा और बड़ा गहरा ताल्लुक भी था। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर जब भी आपके जहन में आते हैं तो आपके जहन में, मेरे जहन में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो वो फ़लसफ़ा के तालिब इल्म थे, उन्होंने एमए किया था फ़लसफ़ा में। और दूसरा जो था ख्वाजा साहब जो थे, एक तो मौसीकार घराने से उनका ताल्लुक नहीं था। और जब भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर का जिक्र आता है तो एक माचिस की डिबिया का जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी धुनें, बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत धुनें जिन्होंने बरसगीर में पूरे बरसगीर को अपनी लपेट में लिया, आज भी वो एवरग्रीन है। वो माचिस की डिबिया पे उनका उसको कंपोज करना या बुनियादी उसका जो ख्याल है वो माचिस की डिबिया पे किया गया। मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं अहमद राही जब वो कहते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के हवाले से कि इज़्ज़त की रोटी तो सब खाते हैं, लेकिन गुर्बत से भूखा रहना सिर्फ ख्वाजा खुर्शीद अनवर को आता है। उन्होंने 3 अदद फिल्में भी डायरेक्ट की। और फ़ैरा, एक आपको मज़े की बात बताऊँ कि ख्वाजा साहब को गोल्ड मेडल मिला और ख्वाजा साहब गोल्ड मेडल लेने नहीं गए और यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये बहुत कम होता था, ये कैसे हो सकता है कि ख्वाजा साहब यानी कोई किसी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिले और वो ना जाए? और वजह ये थी कि उस्ताद तवक्कुल हुसैन, इनकी वो बहुत इज़्ज़त किया करते थे। उस्ताद जो तवक्कुल हुसैन हैं, उनकी उस दिन शाम थी, इवनिंग थी, जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे थे और वो गोल्ड मेडल लेने नहीं गए। इसके अलावा ख्वाजा साहब के बारे में तो खैर बहुत सारी बातें, 2 साल जेल में भी रहे, खूबसूरत गाने जो थे उन्होंने तख्लीक किया। और 21 मार्च 1912 को मियांवाली में पैदा होने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने ऑल इंडिया रेडियो से प्रोड्यूसर के तौर पर फ़नी सफ़र शुरू किया। और बहुत खूबसूरत वंजली वाह लड़िया, बहुत बड़े बड़े खूबसूरत गाने गाए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से जो हैदर अली हैं और अंडर 16 कैटेगरी में एशिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन चुके हैं। एशियन टेनिस फेडरेशन की ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक हैदर अली अंडर 16 कैटेगरी पर नंबर 1 पोजीशन पर हैं जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें आसिम बिलाल की, तो ये रैंकिंग में 9th नंबर पर हैं।
कमाल हो गया। और 965 पॉइंट्स के साथ हैदर अली रिजवान जो हैं वो पहले नंबर पे हैं। ताजिकिस्तान में हैदर अली ने कमालात दिखाए हैं, ताजिकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान में, और वहाँ पे गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इन्हीं से बात करते हैं। हैदर अली, सबसे पहले बहुत अच्छा लगा जब आपने ताजिकिस्तान में कमाल परफॉर्मेंस दी है, 2 गोल्ड मेडल। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हम स्टार्ट से स्टार्ट करें। आपको बेसिकली ये शुरुआत कहाँ से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टार्ट थे, मेरे फादर को इसका शौक था टेनिस का। ठीक है। तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी नहीं मिली जिनकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सके इंटरनेशनल लेवल पे खेलना। तो अब वो ड्रीम वो हमारे में देख रहे हैं और वो हमें बाहर के टूर्स करवाते हैं इंटरनेशनल, ताकि हमारी रैंकिंग अच्छी हो और पाकिस्तान के लिए हम टूर्नामेंट मेडल्स वगैरह जीत कर आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तकरीबन 8-9 साल की उम्र से आपने ये स्टार्ट की प्रैक्टिस? जी बिल्कुल, मैंने 8-9 साल की उम्र से ही शुरू की थी। ठीक है, ठीक है। हैदर, मुझे ये बताएं कि आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। अभी मैंने 3 सब्जेक्ट दे दिए ओ लेवल्स के और बाकी 5 रिमेनिंग है। क्योंकि आपको पता है पढ़ाई भी बिल्कुल आपको साथ मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि आप खाली आप एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते कि खाली आप स्पोर्ट्स पे रिलाई करें। इसलिए स्टडीज़ को भी बिल्कुल साथ मैनेज करना पड़ता है। हैदर, अगर हम आपके टाइटल्स की बात करें तो अभी तक कितने टाइटल्स आपने अपने नाम किए हैं, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शामिल हैं? अभी तक मुझे कुछ काउंटिंग में याद तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नेशनल तो बहुत ज़्यादा किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बहरीन में गोल्ड मेडल जीता था। टेनिस में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? टेनिस में मेरा फेवरेट प्लेयर राफेल नडाल है, क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंड से खेलता हूँ, इसलिए मुझे वो ज़्यादा लाइक करता हूँ उसको और उसको ही कोशिश करता हूँ फॉलो करूँ। नहीं, उसमें क्या मतलब, आप मुझे ये बताएं कि वो ये नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जी। वो एक तो ये है कि चले ठीक है आपकी और उनकी एक चीज़ मुश्तरक है, इसके अलावा मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो आपको उनसे ज़्यादा करती है, और कभी आप ये भी अपना जो मुस्तकबिल आप सोचते हैं तो इसी तरह का सोचते हैं कि मैं यही बनूंगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ना उनमें एक ये सबसे बड़ा रीज़न है उनको फॉलो करने का कि वो हर पॉइंट में अपना 100% देते हैं और इतनी फिटनेस उनकी है कि वो उनसे पॉइंट जीतना बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो आपकी टेनिस बहुत मुश्किल गेम है, और बहुत इसकी जो अगर tough game तारीख है, देखी बिल्कुल। जाए तो ये तकरीबन मतलब 12वीं सदी से ये स्टार्ट होता है, और एक्चुअली हम इसको कहते हैं कि 19वीं या 20वीं सदी की गेम है, क्योंकि अब भी इसके जो रूल्स वगैरह हैं ये अब के हैं। आप मुझे बताइए कि जो प्रैक्टिस है, मतलब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ प्रैक्टिस हो सकती है, वो दौरानी उसका मुख्तलिफ हो सकता है, ड्यूरेशन मुख्तलिफ हो सकती है, इसके लिए आपको कितना वक्त लगता है रोज़ाना जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है? यानी इससे कम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप कहीं आउट हो सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो आपको उस पढ़ाई मुतासर हो सकती है। बैलेंस बहुत क्या है? करना होता है, क्योंकि मॉर्निंग में भी आपको पहले उसके बाद ट्रैक पे रनिंग वगैरह करनी पड़ती है। उसके अलावा फिर टेनिस में भी आपको 3 पहले मॉर्निंग सेशन में 3 to 4 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं, फिर इवनिंग सेशन में जिम होता है, जिम में फिर 1-2 आवर्स में ट्रेनिंग और साथ में जिम इंक्लूड करके तो फिटनेस खत्म होती है। मतलब अगर डेज देखें जाए 1 डे में 7 to 8 आवर्स तक होती है। ठीक है, तो हैदर ये एक्सपेंसिव है, ये महंगी स्पोर्ट्स है? जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स बहुत महंगी है। इसमें हर जितनी भी आप चीज़ देख लें, रैकेट देख लें, टेनिस के शूज़ देख लें, तो सब बहुत एक्सपेंसिव है। बल्कि मेरे ख्याल में खैर है कि जो कोर्ट्स वगैरह जो है जहाँ पे ये करते हैं, अभी भी देखें ना पाकिस्तान में कितनी इस तरह की सहूलियात ज़रा कम है। टेनिस फेडरेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको आइडिया है कि उनकी वो कोई कैसी सहूलियात दे रहे हैं या वो कितना फैसिलिटेट करते हैं? टेनिस फेडरेशन के अलावा यही कहूँगा कि वो उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं सपोर्ट किया हुआ, ना कोई स्पॉन्सरशिप की हुई है। क्योंकि अगर एशिया लेवल 1 पे अगर स्पॉन्सर उनको देने चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर मिलता है, जिनकी वजह से वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स विन करते हैं और अपनी कंट्री का रोशन करते हैं नाम। हैदर अली क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और बिल्कुल अच्छा वकार साहब, यहाँ पर ना मैं हैदर से क्वेश्चन करना चाहूँगी। हैदर, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप यंगस्टर हो, तो बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो भी आपको देख रहे होंगे यकीनन, तो यंगस्टर्स को क्या कहना चाहोगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि आप अपना 100% दें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें और आप बस यही देखें। आप मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं उसका सिला लाजमी मिलेगा। ये बड़ी अजीब बात है कि टेनिस को अगर हम लें या फुटबॉल को लें, इसमें यानी फुटबॉल में मैं देखता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लियारी से लेके बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके KPK के बहुत सारी ऐसी जगहों से लेके जहाँ फुटबॉल में बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह टेनिस में भी है, टेनिस में भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी तक जितनी पाकिस्तान के पास सक्सेस स्टोरीज हैं या कामयाबी की दास्तानें हैं वो सारी पर्सनल ज़ाती एफर्ट्स हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि टेनिस फेडरेशन क्या कर रही है। तो मतलब आपके उनके साथ यानी जब आप बैरूनी मुल्क जाते हैं तो ये किस सवाल से, किस प्लेटफॉर्म से जाते हैं? वो ज़ाहिर सी बात है, वो उसमें सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे फादर खुद ही करते हैं, क्योंकि फेडरेशन की तरफ से आप बिल्कुल कुछ नहीं करते। वो फेडरेशन वगैरह तो जितना भी अभी तक मैं टूर्स करके आया हूँ वो सारे मेरे फादर ने अपनी ओन पॉकेट से किए हैं। कैसी अजीब बात है। आखिर पे आप मुझे बताइए कि कोई मैसेज इस हवाले से मैं आप देना चाहें?
मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने आप स्पॉन्सरशिप मिलेंगे उतना ही फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करेंगे। हम सारे जितने भी टेनिस को अगर हटा के भी आप देख लें तो जितने भी एथलीट्स हैं सब अगर स्पॉन्सरशिप उनको मिले और सही वक्त पे उनको ट्रेनिंग मिले, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है तो आपको यूरोप में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अजहर अली, बहुत नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ, और तमाम ऐसे प्लेयर जो अपनी ज़ाती काविशों से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आप बहुत बड़े आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। और नाजरीन, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे बड़ा अफसोस होता है अब जब आप फुटबॉल फेडरेशन को देखते हैं, टेनिस फेडरेशन को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमारे जहनों में आती हैं, जो हमें सुनने को मिलती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि इवन नेशनल खेले हैं तो उनको आइडिया कि फेडरेशन क्या करती हैं। लोग, कितनी बड़ी बात है कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी पर्सनल एफर्ट्स के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बहुत से अहम सेगमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाज़रीन, अब बारी है हमारे सेगमेंट की जिसका नाम है देसी फूड। और देसी फूड में फ़रियाल राना जो है वो दास कुलचा हमें बता रही हैं, लाहौर की एक ख़ास सौगात है और देसी फूड जो है उसका बिल्कुल एक नया अंदाज है। देखते हैं देसी फूड। नाजरीन, आज मेरा दास कुलचे खाने का दिल किया, इसलिए आज एक बार फिर मैं आई हूँ दिल्ली गेट। वैसे मैंने आज एक फूड गाइड को हायर भी किया है, अभी तक तो वो आए नहीं है, रास्ते में वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगे, लेकिन मेरा नाश्ता लेट हो रहा है, मुझे अभी जाना चाहिए। नाजरीन, अंदरून में गर्मा गर्म नाश्ते लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर लगी है ठंडी ठार लस्सी। मैं तो खाने जा रही हूँ दास कुलचा। बट साहब, आप इधर बैठे नाश्ता कर रहे हैं, मैं आपको पूरे बाजार में ढूंढती आई हूँ। मैं एक फूड गाइड हूँ और वैसे बटों में ना नाश्ते से पहले रोटी खाने का रिवाज होता है। हमें नाश्ते से पहले थोड़ा सा ये खा रहा था, आप भी आ जाओ। आज तो मैंने आपको दास कुलचे का नाश्ता करवाना था। मैं हल्का फुल्का ये कर रहा था, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। देखना आज मैं तेरे दास कुलचे नू मैं वापस कर रहा हूँ। वापस कर दे। चलो ठीक है। बट साहब देखें, ये है वो दास कुलचा जो पहली दफ़ा मैंने एक्सप्लोर किया था, यहाँ पर अपना शूट किया था पहला। वाह 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 वाह, इनकी तो चांदी होगी भाई। चार पैक कर दो। अच्छा सर, हो गए। आप दास कुलचे कहाँ से लेने आए हैं और कब से खा रहे हैं? ठोकर न्याज बेग से याद आ रही थी तो लेने आ गए। सुबह सुबह उठते हैं, लेने आ जाते हैं। ठोकर न्याज बेग से इधर आए हैं आप दास कुलचा खाने? सर, टेस्ट कहीं भी ले जाता है दुनिया में। टेस्ट एक जो चीज़ है ना, आपको अंदरून लाहौर जैसा टेस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वाह, तो ये साथ आपके कौन है? ये मेरी वाइफ है। वाह वाह वाह, वाइफ को पहली दफा खिलाने लाए हैं? नहीं, वो भी बहुत शौकीन है। अच्छा, वो भी तो अंदरून शहर की है? सर, वाइफ ही सुबह सुबह उठा के लेके आती है। बंदे का खुद कहाँ दिल करता है सुबह उठने का। ये बात ये इन जैसे तो खुद ही उठ के आ जाते हैं घर वालों को छोड़ के। उनकी सेहत बता रही है। अच्छा भाभी, मुझे ये बताओ कितने अरसे से आप ये खाने आती हो दास कुलचा? मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 2-3 साल से। मैंने पहली दफ़ा ट्राई किए थे, जब उसके बाद से मैं फ़ैन हो गई हूँ, मैं इसलिए खाने के लिए आई हूँ। मतलब दास कुलचे की फैन हो गई? ये फ्रिज में बड़ा मेरा ही सटा देती है। वाह 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 वाह। पहले आप लेट भाड़ा देखे नहीं।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम की नाम है जनाब दा? जी बासित अली बासित अली साहब, ਇੱਥੇ 10 ਕੁਲਚਾ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ? जी 10 कुलचा खाना ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 15 साल तो खा रहा तकरीबन ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ 10, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 10 ਕੁਲਚਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 10 कुलचे की स्वाद ही बहुत है ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ 10 ਕੁਲਚਾ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬਿਗ ਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਕੁਲਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਗਦ ਕੇ ਉਧਾਰ? ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਗਦ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕੁੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲਓ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अच्छा, यहाँ पर पहले और भाई थे, अब आप बैठे हुए हैं, तो दूसरे वाले भाई किधर गए? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇਣਗੇ 10 ਕੁਲਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਤਾਂ नहीं? हाँ जी, मुझे तो खिला देंगे, आप अपना इंतजाम कर लें। तू 10 कुलचा कह रही थी, पर ये तो इन्होंने पिज़्ज़े रखे हुए हैं। ये सर चिकन वाला है उठा के ना भाग जाना, उधर ही रख दें, वापस रखें। ये उसी तरह से बनता है, ये किसी और तरीके से बनता है? उसी तरह बनते हैं बस इसमें चिकन डाला है आप? हाँ जी चिकन डाला हुआ है वो एक पेड़ा बनता है ये 2 पेड़े लगते हैं इसको और इसमें क्या क्या डलता है? चिकन होता है और प्याज वगैरह होता है उसको भुन के ते फिर इसके अंदर डाले होता है आर्डर करो, आर्डर भुख नाल मेरे ढिड 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੂਹੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। चूहे दौड़ रहे हैं या लौंचड़े दौड़ रहे हैं? लॉन्चडे भी मैं नहीं पैसे देते खाएं हैं। आप चेक करें ये सादा कुलचा होता है वो चिकन वाला है वाह, पर इनकी नज़र जो है ना चिकन वाले पे है। कोई बात नहीं चिकन वाला खिला देंगे खाना के ऐसे खाना है? खाना इधर ही बैठ के खाएं। नहीं अंदर बैठे हैं, अंदर सीटिंग की हुई है हमने अच्छा, अब आपने अंदर सिटिंग कर ली हाँ है? जी अंदर की हुई है आए भट्ट साहब, अंदर जाके हम नाश्ता करते हैं। कितने बैठी है? इधर ही बैठ जाते हैं, यहाँ पर बाबा जी खाना खा रहे हैं। ए बाबा जी तो खाने में डिस्टर्ब ना कर। बाबा जी आप कब से खा रहे हैं 10 कुलचे? मैं 70 साल से खा रहा हूँ 70 साल से खा रहे हैं, तो टेस्ट वैसे ही है अभी भी? जी तो बाबा जी 70 साल पहले किन्ने दा खादा सी पहला कुलचा? 8 आने का 8 आने दा। आने का आज खा के बहुत मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। आज तो अल्लाह का ना ही है 1 रुपए 1 आने की पूरी थी उन्हें ऐसा 50 रुपए की पूरी हुई है इतने अरसे से आप खा रहे हैं, तो टेस्ट में फर्क नहीं आया? बिल्कुल फर्क नहीं है इस तो पहले सवाए अंदरून शहर तो ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦरून ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ बट साहब ये आया है सादे वाला दास कुलचा और ये है चिकन वाला और इसके साथ है लौंचड़े। मैंने कौन सा ऑर्डर दिया था? आपने चिकन वाला? हाँ तो फिर मैं सादा खाऊंगा। चिकन वाला ऑर्डर करके सादा क्यों खाएंगे? बस ये मेरा स्टाइल है, शुरू करो। इसके बारे में मैं तुम्हें इतनी की मुफीद इन्फॉर्मेशन आज दे देनी है ना कि तेरा पेट उसी से भर जाएगा। शुरू कर। फिर आप मुफीद इन्फॉर्मेशन दे, मैं पेट उसी से भर लूंगी। मैं तुझे बताता हूँ, ये बता ये दास कुलचा किसके नाम पे था? ये था रामदास के नाम पे। ओए तू तो समझदार है, ये मैं क्या शायद तेन ना ही पता हो। क्योंकि सबसे पहले शूट ही मैंने इसका किया था। यस। अच्छा, ये लौंचड़ों की हिस्ट्री बताएं मुझे। ये पार्टीशन से पहले ना इनको फुल्कियां कहते थे। ये जब हमने फिर पाकिस्तान में पूरी दुनिया से लोन लेना शुरू कर दिया, जब हम पे इतना लोन चढ़ गया, इतना लोन चढ़ गया, फिर हमने इसका नाम रखा था लौंचड़ियाँ। गाग आ रहे हैं, जल्दी कर से यार, वैसे बड़ा रश है उसका। बहुत रश है। अच्छा, वो बता रहे थे गाना भी बना हुआ इस पे, वो कौन सा गाना? हाँ, दासवान ने लगे जरा जरा। दास नहीं था, पास था। इसके ऊपर तो इसका लिखा तो खलील रहमान कमर के ड्रामे में भी हुआ ना। अब वो कौन सा ड्रामा है? मेरे दास तुम हो। मेरे दास तुम हो नहीं, मेरे पास तुम हो। अच्छा अच्छा होएगा यार, खाएगा। अच्छा नाजरीन, पहले तो सादा ही दास कुलचा था, लेकिन अब इनके पास चिकन वाला जो दास कुलचा है वो भी अवेलेबल है। नाजरीन देखें, मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कुलचे को। ये देखें, इसमें इतनी हैवी स्टफिंग हुई है चिकन की और बीच में सब्ज मिर्चें नज़र आ रही हैं
और ये काली मिर्च के साथ इन्होंने ना तैयार किया हुआ। नाजरीन, भट्ट साहब तो अब खाते ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तब सिर्फ एक ही किस्म का कुलचा था, लेकिन अब यहाँ पर चिकन वाला और कीमे वाला कुलचा भी दस्तयाब है। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाजरीन, आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं और सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में एक्चुअली फैरा 100 से ज़्यादा एक साथ हो चुकी हैं और सवाल ये पैदा होता है कि ताड़ साहब के साथ हम किसकी तलाश में निकले हुए हैं। बेसिकली हमारी जो तलाश है वो ये है कि जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो हमेशा रिलेटिव होती है। आज जो चित्राल है उसकी आखिरी किस्त है। चित्राल के हवाले से हमारी काफ़ी सारी एक साथ थी। चित्राल बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है। ताड़ साहब के साथ ये हमारी आखिरी किस्त है चित्राल दास्तान पे। देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो चित्राल दास्तान पर हो रहा है। ताड़ साहब की बहुत ही कमाल किताब जो कि 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई और बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा है जो कि गिलगित से स्टार्ट होता है और गिज़र वैली, यासीन और फंडर और शंदूर से होता हुआ मस्तूज, बूनी से होता हुआ चित्राल और फिर बहुत ही मुफस्सल जिक्र जो है इसमें कलाश का है। बहुत ही कमाल जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक साथ में बहुत अहम मौज़ूआत पर हमारी ताड़ साहब से गुफ्तगू हुई है और इसी चित्राल दास्तान पे जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला बढ़ाते हैं। ताड़ साहब, एक बड़ा ही हसास सवाल आपसे पूछना है। जब मैं कलाश गया तो वहाँ पे जो कब्रिस्तान है वहाँ गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और वो अफसोस इस हवाले से हुआ कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑफ कोर्स मकामी लोगों के लिए उसके हवाले से बहुत ज़्यादा हसासियत है। जिस तरह हम सभी हसास होते हैं, हमारे आबा अजदाद जितने भी वो कब्रिस्तान में दफन होते हैं तो उस कब्रिस्तान के हवाले से उसके एहतराम के हवाले से हम हसास होते हैं। बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो अब क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी है, यानी टूरिस्ट भी वहाँ पे जा सकता है, तो वहाँ पे जो रवैया था वो बहुत बुरा था। यानी जो टूरिस्ट का रवैया था, जो हमारे मकामी जो टूरिस्ट हैं लोकल, उनका इतना बुरा रवैया था कि वो वहाँ पे सेल्फियों से हटके भी, यानी वो जो कहके थे, वो जो एक शुगल था उनका वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर, और सामने जो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, सारा कुछ वो सामने है। और इससे हटके भी कि अगर आप वैसे आपको एहसास होना चाहिए, लेकिन इससे हटके भी आपको जो मकामी लोगों की जज्बात का एहसास होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं था। और उसको बिल्कुल एक ऐसा जगह बना दी थी जैसे बहुत ही कोई शुगल वाली जगह है। तो इस चीज़ को देख के तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और फिर जब आपकी किताबें मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि आपने लिखा है कि मतलब जो आपके बेटे थे सुमैर वगैरह, तो वो बिल्कुल वहाँ पे गुमसुम थे और बिल्कुल खामोश थे और मुकम्मल एहतराम। और ये एक्चुअली क्योंकि आपने इस चीज़ का जिक्र भी किया है उस कब्रिस्तान के हवाले से, एहतराम के हवाले से, तो आपके जहन में कोई ऐसी बात थी शायद कि जो वहाँ पे उसके एहतराम का, उसके तकद्दुस का जो ख्याल नहीं रखा जाता उस कब्रिस्तान के अंदर, जो कह के गूंज रहे होते हैं, तो ये किस कदर अफसोसनाक बात है। इसलिए कि भाई जब आप जाते हैं किसी और जगह, मतलब कैलाश जाते हैं, बुनियादी तौर पे आप अपनी तरफ से एक म्यूज़ियम में जा रहे हैं, उनको आप ये समझते नहीं कि इनकी भी वही हिस्सियात होंगी, इनकी वही सेंसिटिविटीज़ होंगी, ये अपनी मुर्दों की उतनी इज्जत करते हैं जितनी हम करते हैं, उनके ढंग अलहदा है। चुनांचे हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम या अहलन कबूल करते, तो अदब अदाब से जाते हैं। लेकिन ये कुछ शायद ये नेचुरल भी है कि जब मसलन हम किसी गैर मज़हब के कब्रिस्तान में जाते हैं तो हम उतने एहतियात पसंद नहीं रहते। लेकिन ये है कि भाई उनका जो अब तो वो उनका जो बरियल तरीका है, क्योंकि वो नेचर की परस्तिश ज़्यादा करते हैं, तो नेचर उस वक्त खुली थी, उस वक्त वो उसी तरह ताबूत रख देते थे और उन्हें कोई कुछ कहता नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि जी फिर ज़रा बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस शुरू हुआ तो लोगों ने, मतलब अगर एक दुल्हन जो है फौत होगी उसी के लिबास में, वो लिबास उतार के ले जाते थे, फिर उन्होंने ढकना शुरू कर दिया। अब वो उसको दफन करते हैं, और दफन क्योंकि पथरीली ज़मीन है, ये एक नेचुरल तरीका यही था बाहर वाला। हमारे भी कई जगह जो पथरीले इलाके हैं वहाँ पे बस 2-4 ही पत्थर उठा के रख देते हैं और वो स्मेल भी आती रहती है। तो बहुत सारे मज़ाहब हैं जो इस तरह, मतलब पारसी लोग जो हैं वो खुला छोड़ देते हैं,
वो जो टावर ऑफ साइलेंस होता है। इसी तरह बुद्धिस्ट जो हैं उनमें मुख्तलिफ है, उनमें मसलन एक उसको स्काई बरियल कहते हैं, वो भी तकरीबन यही है कि वो बॉडी ले जाते हैं और उसके बॉडी के मुख्तलिफ टुकड़े करके, तो वहाँ पे गिद्ध हैं दर्जनों के हिसाब से, वो जाके खा जाते हैं। तो मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो है तदफीन का अमल कह लें या डिस्पोजल है बॉडीज़ का, वो उनके अपनी ट्रेडिशन के मुताबिक है। हिंदुओं में आप देखें या सिखों में वो चिता में जला देते हैं, हमारे लिए वो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। लेकिन तमाम जो भी हैं बरियल जो हैं, जिस नौइयत के भी रहते हैं, उनकी एक एहतराम तो मलूज़ खातर रखना चाहिए। तार साहब, चित्राल दास्तान में आखिर पे जो आपने कैलाश के हवाले से एक नज़म कही है, ये नज़म जो है ये आपने कैलाश के किसी अदब से ली है, यानी कैलाशी अदब है, ये पुराना अदब है जो आ रहा था, ये ट्रेडिशन या रवायत में आपने उसका तर्जुमा किया है, या ये आपकी, हम कह सकते हैं आपकी अपनी शायरी है, आपने खुद ही लिखी है? देखिए ना, जिस तरह BBC वाले थोड़ी सी बेईमानी करते थे, अच्छा, मैं भी लिखते हुए थोड़ा सा मतलब बेरार हो जाता हूँ। तो बुनियादी तौर पे ये नज़म मैंने खुद ही लिखी है। जिस तरह ऐ गुज़ारे शब में जितने खाना बदोशों के गीत हैं वो सारे मेरे लिखे हुए। अच्छा, ये नज़म भी इस तरह है कि भाई आप जब कैलाश जो है उसकी रवायात से आगाह होते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि वो अगर अपने ख़यालात को शायरी का रूप दें तो कौन कौन सी सिंबल्स वो इस्तेमाल करेंगे। वही सिंबल इस्तेमाल करेंगे जो वहाँ पे हैं। तो ये मैंने मतलब कैलाशी कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए ये नज़म लिखी। तार साहब, अब क्योंकि चित्राल दास्तान के हम इख्तिताम पर हैं और मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक मफरूज़े के तौर पे कि आपका अगर कभी कोई और जन्म हो, कभी आपने सोचा है कि मेरा कोई और जन्म किसी ऐसी फैंटेसी लैंड पे हो, किसी ऐसी तिलिस्माती दुनिया में हो जहाँ पे लूमड़ी से डरने की रात मनाई जाती हो, जहाँ पे सफ़ेद कव्वे का दिन मनाया जाता हो, जहाँ पे चुड़ैलों के शिकार का दिन मनाया जाता हो, इस तरह की तिलिस्माती फैंटेसी सी लैंड हो और आप उसका हिस्सा हो? कभी आपने ऐसा सोचा है? और ये दोबारा जो होता है जन्म लेना, ये क्योंकि हमारे अकायद में शामिल नहीं है, मैं इस पर यकीन नहीं रखता एज सच। लेकिन जिस फैंटेसी के हवाले से मैं और ये आप हंसिएगा मत, मेरा जी चाहता है कि अगला जन्म अगर हो तो मैं उसमें इंसान ना हूँ, मैं कोई आज़ाद जानवर हूँ जंगल का। ज़रूरी नहीं कि शेर बबरी हो, कोई भी हो, एक सिल्वर कलर की लोमड़ी भी हो सकती है, कोई परिंदा हो जाऊँ, छोटा मोटा परिंदा सही। क्योंकि मैं पहले भी, ये मेरी उलझन है एक, हमेशा मैं इसका तज़किरा करता हूँ कि हमारा जो अदब है अभी तक, इंसानी अदब, वो नामुकम्मल है। क्योंकि हमारे साथ ये जो प्लेनेट है उसमें बाकी जो हयात है, हम समंदर की हयात को निकाल देते हैं, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन बाकी जंगलों में जो जानवर हैं, जो हज़ारों किस्मों के परिंदे हैं, मसलन एक बिल्ली बैठी हुई आपको देख रही तो वो क्या सोच रही? यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। एक कुत्ता आपको देख रहा है, मेरा तोता जो है ये बाज़ औक़ात बड़ा सीरियस हो जाता है बातें करता करता है, आई कैन सी कि ये मुझे वॉच कर रहा, एंड आई एम श्योर कि उसके ज़हन में कुछ जा रहा है। तो कोई तरीका ऐसा आइंदा शायद ईजाद हो जाए कि आप उसके ज़हन में जा सकें और आप जान जाएं कि ये क्या कह रहा है। तब अदब मुकम्मल होगा इंसान का भी, जब वो पूरा प्लेनेट जो होगा उसको डिस्क्राइब कर सकें। अभी तो हम एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इनको तो हम दरखुर इतना ही नहीं समझते कि ये जानवर हैं। जानवर हैं तो क्या है, मतलब उनकी अपनी सोच है और वो इंटेलिजेंस उनकी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। बाज़ औक़ात वो सरपास करते हैं, मतलब चलो नॉर्थ में ही चलते हैं, जो याक है उसकी इतनी सेंस है, दमक की भी बाकी भी, वो आगे हिडन एक क्रेविस है, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, कोई अंदाज़ा नहीं, वो 5 फुट पहले खड़ा हो जाता, ही कैन स्मेल के देयर इज डेंजर देयर, वो नहीं जाएगा आगे। इसी तरह और मतलब जानवरों की जो है
गधे को आप ले लें, गधे को आप कितना मामूली समझते हैं, उसको एक मतलब लाहौर शहर की पुरपेश गलियों में ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, गधे के ऊपर सामान है, सीमेंट है, तो वो एक दफ़ा मालिक उसको उस साइट पे ले जाता है जहाँ पे उसने जाना है, और गलियाँ ऐसी हैं कि हम भी उसमें रास्ता भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि किधर मुड़ना है, कौन सी छोटी गली है, कौन सी बड़ी गली है। गधा एक दफ़ा वो चक्कर लगाया जाता है, जब वापस जाता है तो उसको फिर सामान से लाद दिया जाता है, मालिक साथ नहीं जाता, उनको हाँक देते, गधे अपना यूं झूमते हुए जा रहे हैं, दे नो कि कहाँ से जाना, तो सेंस है ना। तो इसलिए अगर कोई अगला जन्म होता है तो मैं कोई ना कोई जानवर होना पसंद करूँगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाजरीन, अब आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च के बारे में। तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज चौथा दिन है और इमरान खान खुद इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं। काफ़िले अपनी अगली मंजिलों के जानिब रवा दवा हैं और आज का जो मार्च है वो कामोकी से चलेगा। अगली मनाजिल जो तहरीक-ए-इंसाफ बता रही है, अब देखना ये है क्या वही मनाजिल होंगे या मार्च को पहले ही किसी मुकाम पर इख्तिताम कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और इसका फैसला तो खैर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ही करेगी। और इसके साथ साथ मैं मार्च में बैकडोर मुज़ाकरात की हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक कारोबारी शख्सियत के ज़रिए इमरान खान ने आर्मी चीफ से मशावरत से के लिए आर्मी चीफ को लगाने के लिए जो मशावरत है उसके हवाले से पैगाम भिजवाया। और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को पैगाम दिया है, मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती पर बात नहीं हो सकती। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार जो है वो आइन में वज़ीर-ए-आज़म के पास है। इमरान खान पहले हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जवाब में इमरान खान भी मैदान में आए और कहा कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। शहबाज शरीफ के साथ बात करने का क्या फ़ायदा, इनके पास बात करने के लिए है क्या? मैं शहबाज शरीफ को पैगाम क्यों भिजवाऊं? मजीद क्या कहा आप सुनिए। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकियों के घुटने और गोडे दबाए और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी और इस पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने सवाल उठाया कि इमरान खान इलेक्शन की बात करते हैं तो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ते? मजीद क्या क्या आप भी सुनिए। सनाउल्लाह साहब और फलां साहब लाहौर आ गए मुज़ाकरात के लिए, कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में है। MPA भी और MNA भी, जो मुस्ताफी MNA हैं, इलेक्शन की डेट मांगते हैं। 13 अगस्त को ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद 90 दिन गिन लो तो इलेक्शन की तारीख ले लो। ठीक है जी, हिसाब तुम आप ही कर लो कि 13 अगस्त के बाद 90 दिन जो है गिन लें और वो इलेक्शन की तारीख है वो ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मार्च की क्या सूरत हाल है और गुज़श्ता रोज़ साधु की करीब PTI लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। निजी TV चैनल की रिपोर्टर सदफ नईम धक्का लगने से कंटेनर की टायरों जो है उनकी जद में आ गई, उनके नीचे आ गई और ख़ातून रिपोर्टर सदफ नईम मौके पर ही जहाँ भाग हो गई। ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो कामोकी से तैयब मुगल ने हमें ज्वाइन किया है और दूसरे इस्लामाबाद से उसामा इकबाल हैं। तैयब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप इस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद हैं और आज का आप लोगों का रूट प्लान क्या होगा और सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम देख रहे हैं और आवाम में कितना जोश व खरोश पाया जाता है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कामों की
के जो मेन रोड है वहां पर मौजूद हूं, जहां पर मुकामी क़यादत की तरफ से पीटीआई के आज़ादी लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था। ये लॉन्ग मार्च जो है कुछ ही देर बाद यहां से रवाना होगा, जिसकी क़यादत जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान करेंगे। ये लॉन्ग मार्च जो है ये यहाँ से अहमदाबाद जाएगा, जहाँ पर भी इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, और उसके बाद चंदा किला जो गुजरांवाला शहर का दाखिली रास्ता है वहाँ पर ये लॉन्ग मार्च जो है जाएगा। और इतलात यही है कि लॉन्ग मार्च आज चंदा किला जाकर जो है वो चौथे रोज के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर कामों की बात की जाए तो यहाँ पर आज इमरान खान जो है वो अपना पहला खिताब करेंगे। अभी तक जो है वो मरकजी कंटेनर यहाँ पर नहीं पहुँचाया गया। इस्तकबालिया कैंप पर जो मुकामी क़यादत है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँची, और जो कारकुनान की यहाँ पर तादाद है वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया गया था और 11 बजने में कुछ मिनट ही बाकी हैं। लेकिन यहाँ की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो ना होने के बराबर है। इस्तकबालिया कैंप जो लगा था वहाँ पर मुकामी क़यादत भी अभी तक नहीं पहुँची। तैयब साहब, बात यह है कि वो अब पिछले जो 2-3 दिन का ट्रेंड अगर हम देखें तो जनरली जो गैदरिंग है, ये क्राउड है, वो कोई 1 या 2 बजे इकट्ठा होना शुरू होता है। यानी 2 बजे जो है वो जब खान साहब आते हैं और उसके बाद एक क्राउड इकट्ठा शुरू होना होता है और फिर आगे चलता है। तो अच्छा, आपने कहा है कि चंदा किला जो है वहां पे ये इख्तिताम पजीर होगा, तो हम इसको यही समझे ना कि ये गुजरांवाला ही हुआ ना? हाँ जी बिल्कुल, ये गुजरांवाला में जो है गुजरांवाला की जो हदूद है वहाँ पर ये कामों की वाक़या है। और ये 11 बजे का मुकामी क़यादत की तरफ से टाइम दिया गया था, क्योंकि जो लोकल कारकुनान होते हैं वो अमूमन जो है वो पहले पहुँचना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कारकुनान की तादाद है वो ना होने के बराबर है। जो मुकामी क़यादत की तरफ से यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई थी कारकुनान के बैठने के लिए, वो भी मुकम्मल तौर पर खाली हैं। और इसके बाद जो दूसरा पड़ाव होगा वो अहमदाबाद होगा, वहाँ पर भी टिकट होल्डर और मुकामी अहदेदारान की तरफ से जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। वहां पर भी मुतवक्का तौर पर जो है इमरान खान का खिताब होगा। और जो तीसरा बड़ा पॉइंट है आज गुजरांवाला चंदा किला पर, वहां पर जो है वो जिले की क़यादत जो है गुजरांवाला की सिटी क़यादत और इसके अलावा जो कारकुनान है, अहदेदारान है, तमाम को वहां पर इकट्ठा होने की हदायत की गई है। और मुमकिन तौर पर इमरान खान जो है वो 4 से 5 बजे तक जो है वहां पर पहुंचेंगे। और तवक्को यही की जा रही है मुकामी क़यादत के मुताबिक कि इमरान खान का आज गुजरांवाला में जो आखिरी खिताब है वो चंदा किला में होगा, क्योंकि गुजरांवाला के जो लोग हैं मुकामी क़यादत। हमारे साथ तैयब भाई, हम दोबारा आते हैं वापस। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से उसामा इकबाल हैं। उसामा भाई, आप ये बताइएगा कि शहर इक़्तिदार से अभी तो जो मार्च है वो अभी कई मंजिलें रहती हैं और अभी काफ़ी दिन लगेंगे। जिस तरीके से ये पेस है, जिस तरीके से वो आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि शहर इक़्तिदार की इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या है, और स्पेशली शहरियों के पर्सपेक्टिव में। यानी वो कंटेनर्स से रास्ते बंद किए गए हैं, शहरी के हद तक डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओवरऑल शहर इक़्तिदार की तरफ बताइए, मार्च के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो इस्लामाबाद की जो शाहराएं हैं, जो मेन शाहराएं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एक्सप्रेस हाईवे है और दीगर जो शाहराएं हैं, इनके अतराफ में कंटेनर्स जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। अगर कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल पैदा होती है तो वो कंटेनर्स रोड्स पर लगाकर मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को सील कर दिया जाएगा। अगर हम रेड जोन की बात करें तो रेड जोन के भी जो 2 रास्ते हैं उनको बंद किया गया है मुकम्मल तौर पर, एक डी चौक और एक नादरा चौक। इसके अलावा जो सरीना चौक है और मारगला रोड चौक है वो भी तकरीबन आधी ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, और बाकी जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनका जाना भी वहाँ पर ममनू है। और इससे शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से लाइनें लग रही हैं और लोग जो हैं वो बेजार हो रहे हैं इस वजह से। तो ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कुछ कंटेनर्स के हवाले से इंतजाम किए गए थे। इसके अगर दूसरी बात करें इस्लामाबाद पुलिस की, तो इस्लामाबाद पुलिस और एफसी पुलिस और जो सिंध पुलिस है उनको मिलाकर तकरीबन 13,000 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद में तैनात किए गए हैं। और जो इस्लामाबाद की शाहराएं हैं, मेन शाहराएं और जो इंटरचेंजेस हैं, जैसा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज है, फिर इसके बाद 0 पॉइंट इंटरचेंज है, रवात टी चौक इंटरचेंज है, वहाँ पर जो कैंप्स हैं वो लगा दिए गए हैं इन एहलकारों के लिए, और ये एहलकार जो हैं वो वहीं पर क़याम पजीर हैं। अच्छा, अभी ये बताइए, जो एक्सप्रेस हाईवे का आपने बताया और इस्लामाबाद हाईवे वगैरह, ये बेसिकली यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल है, और आप ये कह रहे हैं कि जो रेड जोन है सिर्फ वहाँ पे अभी मुकम्मल तौर पे उसको बंद किया गया है, बट ये जो शराह हैं इनके अभी जो कंटेनर्स हैं बेसिकली इनके साइड पे हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो तब ये एक्सप्रेस हाईवे और ये बाकी जो सड़कें ये बंद कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, इनके अतराफ में कंटेनर्स रखे गए हैं, और अगर कोई इस तरह की गैर मुतवक्किल सूरत हाल पैदा होती है तो फिर ये कंटेनर्स लगाकर। उसामा, ये बताइएगा कि जो हमें मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ कोई खबर है आपके पास इस हवाले से, जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद के हवाले से, वहाँ से कोई खबर आपके पास हो? जी बिल्कुल, जो मकामी क़यादत थी उसकी जानिब से तो ये खबरों, जो मुज़ाकरात की खबरें हैं, इनकी तरदीद कर दी गई थी कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जी
अच्छा, लेकिन मतलब यह है कि अभी तक इस हवाले से कोई खास अपडेट नहीं है जनरली, क्योंकि एक तहरीक इंसाफ के अंदर ही कई तरदीद होती है, कई असद उमर जो है वो कहते हैं कि कोई हो रहे हैं मुज़ाकरात, लेकिन अभी तक कोई यानी अपडेट कोई सामने नहीं आ रही। जी अभी कोई अपडेट उस तरह से सिचुएशन क्लियर नहीं है, अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बिल्कुल उसामा इकबाल साहब और तैयब मुगल, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट, और इस वक्त हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फीफा फुटबॉल लीग जो है उसका मेला पूरी दुनिया में शुरू होने वाला है, जिसमें मुख्तलिफ टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में भी फुटबॉल का मेला सज चुका है। और कराची में ये बेसिकली हर साल करवाया जाता है और इसको कराची यूनाइटेड स्कूल चैंपियनशिप का नाम दिया गया है, जिसमें तकरीबन कराची के बहुत से स्कूल इसमें शिरकत करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। और जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं कराची में, बहुत सा टैलेंट है। इसमें एक्चुअली 3 कैटेगरीज हैं, और ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनमें सीनियर बॉयज़ जो कि अंडर 17, और जबकि सीनियर गर्ल्स जो हैं वो भी अंडर 17, और जो जूनियर बॉयज़ हैं जो कि अंडर 13 की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो बेसिकली यूथ प्रोग्राम है, ये 2.5 साल से 21 साल की जो ब्रैकेट है एज, उसमें ये बच्चों को देखता है, वहाँ से टैलेंट इकट्ठा करता है। और इस दफ़ा जो चैम्पियनशिप है इसमें 60 से ज़्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया। अगर आपके स्कूल ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आखिरी तारीख 5 नवंबर 2022 है, रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए, हिस्सा लें। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख हमदान साहब जो कि हेड कोच हैं, और फैज़ान लियाकत साहब जो कि इस यूथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और इसको देखते हैं। फैज़ान लियाकत साहब, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कराची में हमने बड़ा सुना है, लियारी और ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ से फुटबॉल का बहुत सारा टैलेंट है। आप बेसिकली जब हम अपने फुटबॉल को देखते हैं, और आपका ये 18वां मेला है, आप इंटरनेशनल जो मैदान है फुटबॉल के, उनमें पाकिस्तानी झंडा लहराने में अभी कितनी देर है, इस टैलेंट को देखते हुए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान स्पेशली या कराची की अगर आप बात करें तो कराची में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लियारी नहीं, इसके अलावा भी जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बहुत टैलेंट मौजूद है। और ये जो स्कूल चैम्पियनशिप होती है इसमें पूरे कराची से आपके जो स्कूल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपने भी मेंशन किया कि 60 से ज़्यादा लोगों ने जो है 60 से ज़्यादा स्कूलों ने जो है वो लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें तमाम जो भी आपकी एरियाज़ हैं वहाँ से स्कूल्स आते हैं खेलने के लिए, और जो भी टॉप टैलेंट होता है वो इस स्कूल चैम्पियनशिप में खेलते हैं। दैन उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्योंकि हम एक फ़ुटबॉल क्लब है, सो हमारे डिफरेंट रैंक्स की टीम्स होती हैं, जिसमें कराची यूनाइटेड प्रोफेशनल टीम है, क्लब टीम है, रिजर्व टीम है। सो हम कोशिश करते हैं जो टॉप टैलेंट हो उनको चांस प्रोवाइड करें कि वो पाकिस्तान, कराची यूनाइटेड को ना सिर्फ पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल भी हमें जहाँ जब जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है हम अपने इस टैलेंट को वहाँ पर लेके जाएँ। ज़बरदस्त। तो ये जो मतलब बेसिकली ये जो बच्चे हैं, इनके अंदर वो जो मेरा पहला सवाल जो पहला एक्चुअली इसी को दोबारा मैं करूंगा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हमें मालूम है कि फ़ुटबॉल जो है, जो फीफा का भी वर्ल्ड कप ये सारा हो रहा है, और जो पाकिस्तान के अंदर फ़ुटबॉल का टैलेंट है, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे पूछना कि वो फासला कितना है। अगर मैं समझता हूँ शेख हमदान साहब आपसे बात कर सकते हैं क्योंकि आप हेड कोच हैं, फुटबॉल को टेक्निकली बहुत बेहतर समझते हैं, आप बताइए। देखिए, मैं कोई साल तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है नहीं लगा सकते, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे आपको एक फुटबॉल, अगर आपको एज ए मुल्क तरक्की करनी है तो काफ़ी सारी चीज़ें अलाइन होनी पड़ती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आइसलैंड एक मुल्क है जिसकी आबादी 4 लाख 5 लाख आबादी है। 4 से 5 लाख आबादी खाली लियारी की भी है। तो मतलब टेक्निकली आप अगर सिर्फ सोचें तो बड़ी ईजिली आप एक टीम वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और मिसाल दूं। आइसलैंड में अपने सेटअप के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर हमने फुटबॉल में प्रोग्रेस करना है तो उन्होंने हर 15 बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं उसके अक्रॉस उन्होंने एक यूएफा प्रो लाइसेंस कोच को अलग किया था। उन्होंने कहा अगर हमारा कोचिंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो इवेंचुअली बच्चे जो हैं वो बेहतर डिसीजन मेकर्स होंगे, उनकी टेक्निक अच्छी होगी, उनकी ओवरऑल गेम अच्छा होगा। तो ये उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया था अपने विद इन देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे उनको बेनिफिट हुआ था। अगर आप उनको देखें 2018 के वर्ल्ड कप में और 2016 के यूरो में, 2016 के यूरो में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 2018 के वर्ल्ड कप में दे ड्रू विद अर्जेंटीना। तो ये इतने छोटे सा मुल्क जिसके अंदर आप ये नहीं 5 लाख आबादी है, जिसमें मर्द भी हैं, बड़े औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उसके बीच में आपके पास टैलेंट पूल तकरीबन को 40-50 हज़ार लोगों का बचता है। उस टैलेंट पूल के अंदर से भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला और यूरोपियन
चैम्पियनशिप खेले जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। सो मैं कोई साल तो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप सारे मिल के हम एक चीज़ पे अलाइन हो जाए कि ये हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, तो 20 साल तक मेरे हिसाब से टाइम लगेगा, 20 साल मिनिमम। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करें तो अभी तक कितने स्कूल जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और क्या एक्सपेक्ट करें आप लोग, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे? सो तकरीबन इस दफ़ा अभी तक तो 40 से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो सीनियर बॉयज़ के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह अभी भी जो आगे आने वाले 5 दिन हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और रजिस्ट्रेशन आएंगी, बिकॉज लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और जो पहले स्कूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो इस टूर्नामेंट की जो मकबूलियत है उसको देख कर भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इंशाल्लाह कि जो हमारा पिछला नंबर था 60 का, वो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह उसको ज़रूर क्रॉस करेंगे। शेख हमदान साहब, ये बताइए कि जब हम देखते हैं हुंजा में और गिलगित में वहाँ पे लीग्स होती हैं और ख़वातीन बहुत अच्छी फुटबॉलर्स हैं वहाँ पे और जिन्होंने नेशनल टीम में भी आई हैं, तो मुझे बताइए कि आपकी ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी ख़वातीन नज़र आ रही हैं, इस हवाले से बताइए कि कितना टैलेंट है और इस हवाले से आप कितना होपफुल हैं? बिल्कुल, वुमेन्स टैलेंट जिस तरह आपने कहा कि थ्रू आउट पाकिस्तान एक पिछले 4 से 5 साल के अंदर एक काफ़ी रुझान आया है जिसके थ्रू इन लड़कियों को और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है खेलने को। तो पिछले 2 साल पहले भी जो नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप हुई थी उसके अंदर भी आपको काफ़ी डाइवर्स वुमेन्स टीम मिली थी, यानी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने कहा गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, हुंजा, इन सारे एरिया से टीम थी। सो अगर आप सिंपली कराची यूनाइटेड की बात करें तो विद इन हमारी टीम भी एक काफ़ी डाइवर्स इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी। तो यानी आप इस तरह से समझें कि हमारे टीम में बलोच कम्युनिटी से भी हैं, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से भी हैं और इवन के जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, तो हमारे पास उस एरिया के भी प्लेयर्स हैं हमारे टीम के अंदर करंटली। तो टैलेंट इज़ ऑल, मतलब फुटबॉल का टैलेंट थ्रू आउट वाइड स्प्रेड है पाकिस्तान के अंदर। इट्स अबाउट गिविंग देम द राइट अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो एंड एक्सेल इन द स्पोर्ट। ठीक है। अच्छा, आपने बात की फुटबॉल के टैलेंट की। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन साथ ही साथ फुटबॉल के बहुत ज़्यादा फैंस भी हैं, आप भी हैं, हम लोग भी हैं। और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो होने जा रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान की टीम तो शिरकत नहीं करी। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस वर्ल्ड कप में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कितनी हाइप देख रहे हैं आप? पर्सनली मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जर्मनी जीतेगी, ये मेरा सिर्फ एक अच्छा, आपने प्रेडिक्ट कर दी है? नहीं, मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा। आई जस्ट फील कि जर्मनी हैव अ गुड चांस टू विन। बाकी आई थिंक पर्सनली मैं सपोर्ट फ्रांस को करता हूँ। शायद फर्स्ट टाइम जब मैंने वर्ल्ड कप देखा था वो 98 का था जब फ्रांस जीती थी, तो वो एक मेमोरी जो है ना वो ऑटोमेटिकली दिमाग में रह जाती है। तो आई सपोर्ट फ्रांस। फिजान साहब, ये बताएं कि आप ये तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कराची यूनाइटेड स्कूल चैंपियनशिप की और इसमें 60 स्कूल कराची के हैं। आपका जो यूथ प्रोग्राम है वो पूरे पाकिस्तान को देख रहा है, मतलब मुख्तलिफ जगहों से वो टैलेंट ताकि आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान से भी आ जाए और बलूचिस्तान से भी आ जाए और KPK से भी आ जाए, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसको फैलाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे हमारा यूथ प्रोग्राम है इसमें हमारे पास एक एकेडमी भी है, वहाँ पे हमारे पास हर कम्युनिटी के लोग आके खेलते हैं, डिफरेंट रीजन्स में लोग आते हैं, वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल हम लोगों ने इस्लामाबाद में भी एक यूथ लीग करवाई थी, जहाँ पे इस्लामाबाद के जो टॉप फुटबॉल क्लब्स या अकेडमीज आप उनको कहते हैं, उनकी यूथ टीम ने पार्टिसिपेट किया था। 3 महीने का वो मेला सजा था वहाँ पे और काफ़ी पजराई मिली थी वहाँ पे, उस चीज़ को बहुत वेलकम किया था वहाँ के पेरेंट्स ने, बिकॉज यूजली वहाँ पे इस तरह का कॉम्पिटिशन आज तक हुआ नहीं था। सो हमारी बिल्कुल कोशिश है कि हम लोग कराची से बाहर जाके भी डिफरेंट एरियाज़ में इस तरह की चैम्पियनशिप्स कराएं और इसकी पहली कड़ी के ऊपर हम बिल्कुल काम कर चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में, सालों में आपको ये जो स्कूल चैम्पियनशिप जिस वक्त सिर्फ कराची में होती है, आपको इंशाल्लाह और भी जगहों पे होती भी नज़र आएगी। तो बस आप आखिर बताएं कि फुटबॉल लीग एक तो शुरू कब से हो रही है और फिर देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? फिजान साहब आप भी और शेख हमदान साहब आप भी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनको बहुत ज़्यादा शौक है फुटबॉल का, जुनून की हद तक शौक है, क्रेजी फैंस, वो किस तरह अपना रास्ता जो है वो निकाल के तो किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी मकाम पे पहुंच सकते हैं? सो मेरा आखिर में बच्चों को यही मैसेज होगा कि आप कुछ भी अचीव करना चाहें तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ शॉर्टकट से आपको नहीं मिलती। आपको ट्रेनिंग में अपना फोकस देना पड़ता है, अपने कोचेस की बात सुननी पड़ती है,
आपको जो है वो एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो स्कूल चैम्पियनशिप का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तमाम बच्चों के लिए जिनका भी टैलेंट है जो छुपा हुआ है, वो स्कूल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करें, अपना टैलेंट दिखाएं और फिर उनके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। हमारी जो डिफरेंट टीम्स हैं उनके दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हुए हैं, जिसमें रिजर्व्स हैं, क्लब टीम है, मैंने हमारी प्रोफेशनल जो प्रो टीम है, लास्ट टाइम के जो कैप्टन थे सीडर के फाज सुल्तान साहब, वो हमारी प्रो टीम के लिए भी खेले हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्कूल चैम्पियनशिप की। आप आएँ, अपने स्कूल को रजिस्टर करवाएं, आप अपने जो भी आपके स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल के उनको बोलें कि वो इसमें रजिस्टर करें एंड देन आपके पास एक जगह मौजूद है, प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। हमदान साहब, एक मैसेज होगा जितने भी प्लेयर्स या जो चाहते हैं फुटबॉल में या ओवरऑल स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरा एक मैसेज होगा, वो ये है कि कंसिस्टेंसी बीट्स एवरी अदर थिंग। यानी अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मैंने आज मेहनत की और क्योंकि स्कूल चैम्पियनशिप आ रहा है तो मैं बोलूँ कि यार मैं आज 2 हफ्ते जो है ना ऐसी मेहनत करूँगा, फिर मैं पहाड़ तोड़ने की कोशिश करूँगा, बल्कि कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमने फुटबॉल को इस मुल्क में आगे लेके जाना है, बल्कि कोई भी स्पोर्ट को आपको आगे लेके जाना है, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये जितने हम रोनाल्डो और ये जितने प्लेयर्स जो फीफा वर्ल्ड कप में खेलेंगे, अगर आप इनसे इनके स्केड्यूल्स पूछेंगे ना तो पिछले कोई 15 साल से एक ही शेड्यूल और एक ही तरह की रूटीन से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने एक एलीट लेवल पर स्पोर्ट खेलना है। सो हमारे यूथ और यंग प्लेयर्स के लिए मेरा भी एक ही मैसेज है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप भले 7 आउट ऑफ 10 रोज़ एफर्ट करें rather than एक दिन 10 आउट ऑफ 10, the other day it's 2 आउट ऑफ 10। ये अगर हमने बहुत शुक्रिया शेख हमदान साहब, बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब। वो खैराबाद मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ पे भी देखता था कि बच्चे बहुत कमाल फुटबॉल खेलते हैं। मतलब मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है, फुटबॉल के एक जुनून मैंने देखा है। अच्छा वकार साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, हम देखते हैं कि हमारी गलियों में जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, फुटबॉल भी उसी तरीके से पसंद भी की जाती है और बच्चे बड़े शौक से खेलते भी लेकिन हैं। जब आप एक अगली सतह पे जाते हो तो ऐसा लगता है क्रिकेट सारी हमारी स्पोर्ट्स को खा गई है, बहुत टैलेंट है। अब भी एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात यह है कि जब इस प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको कहा था कि बच्चों के हवाले से आपको बहुत ही एक अहम टिप देनी है, और वो टिप ये है कि आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि बच्चा अगर चाहे तो कर सकता है। ये बहुत ही गलत मफरूज़ा है। इसमें हम ये मफरूज़ा कायम करते हैं कि बच्चा कर सकता है, जिसकी वजह से हम उनको पनिशमेंट करते हैं, फिर सजा देते हैं। आप अपने ज़हन में रखिए कि बच्चा हर वो काम कर सकता है जिसकी उसके अंदर सलाहियत होती है। सलाहियत नहीं है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, माशरा है, टीचर है, हमें उसके अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है। आगे क्या होने जा रहा है नाज़रीन, अब बारी है हमारे सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की, जिसमें हाफिज खालिद मलिक हमें बताएंगे कि हमें फिट कैसे रहना चाहिए। हाफिज साहब, थैंक यू सर। आज हम आपको बताने वाले हैं 4 आर्म की एक्सरसाइज। आपकी बॉडी की जो खूबसूरती है वो आर्म से है और आर्म की जो खूबसूरती है वो 4 आर्म से है। बहुत सारे हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर 4 आर्म डेवलप कैसे हो सकती है। हम अमूमन चेस्ट, थाई, शोल्डर, विंग्स, बाजू सारी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, लेकिन 4 आर्म को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। 4 आर्म की बेस्ट एक्सरसाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो करने से आपके 4 आर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके 4 आर्म अच्छे होंगे तो आपका बाजू भी स्ट्रांग होगा। सेकेंडली ये है कि ये एक्सरसाइज की सबसे खूबसूरती ये है कि आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, बेडरूम में हैं, कहीं भी हैं, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम ना जाएं या ट्रेनिंग ना करें, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इस फर्स्ट ट्रेनिंग का नाम है प्रोनेशन एंड सैपोनेशन। ठीक है, इसको डंबल को आपने यूं होल्ड कर लेना है और आपका बाजू जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर लेना आपने। अच्छा, मेक श्योर फर्स्ट कि आपने बाजू को आगे पीछे नहीं लेके जाना, आपने बाजू को यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना है। देन इसको मूव करना है आपने, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन आउटसाइड, फिर आपने इसको डाउन साइड मूव करना है, फिर आउटसाइड। अच्छा, सेम इसी तरह ही जब आपने डाउन करना है तो इसको होल्ड करके रखना है आपने 2 सेकंड, फिर आपने इसको अगर आउट करना है तो 2 सेकंड फिर भी होल्ड करके रखना है। सेम इसी तरह ही हम लेफ्ट साइड पे भी यही प्रैक्टिस करेंगे। देन ये बाजू को आपने यहाँ पे होल्ड कर लिया, देन मूव डाउन साइड एंड अप साइड, डाउन साइड एंड अप साइड। एक बात याद रखें कि आपके बाजू में खूबसूरती जो है वो 4 आर्म से है, और 4 आर्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 4 आर्म की अच्छी एक्सरसाइज का बहुत होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है
रिस्ट कर्ल। रिस्ट कर्ल के लिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे। वैसे हमारे पास बेंच चूँकि नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपके पास बेंच है तो आप बेंच के ऊपर करेंगे। ये देखें, ये है, आप पूरा अपने हैंड को खोलेंगे, देन स्क्वीज़ करेंगे इसको, फिर ये देन स्क्वीज़ किया, फिर आपने लिफ्ट कर लिया इसको। अच्छा, सेम इसी तरह इसी ही एक्सरसाइज को हम रिस्ट रिवर्स कर्ल करेंगे। ये अच्छा, मेक श्योर फर्स्ट कि आपने एक्सरसाइज के दौरान 10 से 12 जो रेपिटेशन है वो होगी आपकी। पूरा मूव करना है, पूरा अप करना है, पूरा आपने डाउन करना है, पूरा अप पूरा डाउन। काफी साहब, जो पहले आपने जितने बताया उसमें सब में 10 से 12 हैं? सर ये 10 से 12 होगी। ठीक है सर। अच्छा, फिर उसके बाद यही एक्सरसाइज हम इसको रिवर्स कर्ल कर सकते हैं फोर आर्म के लिए। फोर आर्म को यहाँ पे आपने होल्ड करके रखना है, देन ये आपका ये सेट है आपका। ये मेक श्योर फर्स्ट कि आपने इसको पूरा अप करना है, पूरा डाउन करना है, पूरा अप करना है, पूरा डाउन करना है। एक हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि आज से पहले आपने पहले नहीं की होगी। अपने आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना आपने, देन डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। सेम इसी तरह ही आपने लेफ्ट साइड पे भी इसी को ऐसे ही करना है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। ये बेस्ट एक्सरसाइज है। अभी सब मतलब जिस तरह हर फील्ड में एक उस्ताद होता है, मैं देख रहा हूँ कि इसकी बहुत बारीकियाँ हैं और इसमें डेफिनेटली एक उस्ताद होना ज़रूरी है, वगरना अगर आपकी सिमत कहीं और गलत होगी कुछ भी तो वो रिजल्ट कभी भी आपको नहीं मिल सकते। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एंगल की परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। वेट उठाने से आप कभी भी बॉडी बिल्डर नहीं बनते। बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, इसको समझने से ही आप बॉडी बिल्डर बनेंगे। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो फिंगर है और आपके जो थंब है, इसको जस्ट आपने ऐसे रबिंग करनी है। ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे ऑफिस कहीं पे भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू सो मच नाजरीन। और हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हम दोनों की आज जो इस प्रोग्राम में परफॉर्मेंस है वो पसंद आई होगी, और अगर छोटी मोटी कोई गलतियां हो गई हैं तो उस पर दरगुजर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।